लोग जैसे ये डाटे को कंट्रोल करते हैं, वैसे ये आटा को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये आटा जो है सभी देश के सभी नागरिकों की ज़रूरत है, किसी एक आदमी की नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गाजीपुर बॉर्डर पे। यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। आप सबको को पता भी होगा, बहुत सारे वीडियोस आए हैं और न्यूज़ भी आई हैं। और देखा होगा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पे एक और बहुत यूनिक चीज़ है कि दीदी निर्देश सिंह यहाँ पे सावित्रीबाई फुले पाठशाला चला रही हैं। तो इनको अक्सर देखा होगा, गांव-गांव में जाकर महिलाओं को जागरूक करती थी, बताती थी, शिक्षा की वैल्यू बताती थी, महिलाओं में शिक्षा का योगदान क्या रहा है सावित्रीबाई फुले जी का, इस बारे में सभी को बताती थी। आज इन्होंने यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो पाठशाला खोली है उसका क्या उद्देश्य है, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। मैम, तो बताइए कि क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर पाठशाला खोलने का, सावित्रीबाई फुले पाठशाला खोलने का? देखिए, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा है लड़ो और पढ़ो जी, तो नारे से पता चलता है लड़ाई यहाँ चल रही है सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जी। और पढ़ो का नारा हमने जो दिया है वो एजुकेशन को लेकर ही दिया है जी जी, कि बच्चे जो आए हुए हैं उनकी पढ़ाई खराब ना हो जी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ इस पाठशाला का आयोजन किया कि वो बच्चे आए यहाँ पढ़ें जी। और केवल सावित्रीबाई फुले पाठशाला नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं संविधान पाठशाला भी चलती है जी जी। यहाँ संविधान पाठशाला के जरिए यहाँ पर लोगों को संविधान की जानकारी दी जाती है। प्रस्तावना जिसे आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखी हुई है, तो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना के एक एक शब्द के बारे में व्याख्यान किया जाता है यहाँ पर। और हमारे पास जैसे शशि भूषण भाई साहब हैं और ये देव कुमार जी हैं, इन जैसे और भी जो है संविधान के जो विशेषज्ञ लोग हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जो डीप जानकारी दे सकते हैं, वो लोग यहाँ पर लेक्चर देते हैं। और इसकी जो लेक्चर क्लास होती है वो शाम को रहती है हमारी जगह पर। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी हम लोगों को यहाँ से जानकारी देते हैं कि किसानों के जीवन में अभी तक कितनी समस्याएं आती हैं, किसान किन किन चीज़ों से जूझता है, सरकार की नीतियों से किस तरह वो परेशान होता है, किस तरह से सरकार की जो नीतियाँ हैं वो ज़मीनी लेवल पर किसान को उनका फ़ायदा अभी तक नहीं मिल पाता है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग अपनी पाठशाला के जरिए देते हैं। और मेन मोटो हमारा यही है कि एजुकेशन बच्चों की खराब न हो, आंदोलन चलता रहे और शिक्षा भी साथ साथ जारी रहे। आपने काफ़ी बड़ा संघर्ष किया है, महिलाओं को देखा हमने अक्सर कि गांव-गांव में जाकर जागरूक करती हैं। तो आपने मतलब कितना, जब जाती हैं आप वहाँ पे, तो कितना क्या लगता है कि क्या जागरूकता की कमी है, महिला में शिक्षाओं की कमी है, कितना % लेवल अभी बढ़ा है या घटा है, क्या आपको लगता है? देखिए, शिक्षा का लेवल तो बढ़ा ही है। 47 से पहले कोई महिला इतनी ना नौकरियों में थी, ना ही आगे थी। और 1848 से पहले तो महिलाएं स्कूलों तक की नहीं थी, वो भी देन माता सावित्रीबाई फुले की है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके जो अधिकार महिलाओं को दिए, उसके बाद हिंदू कोड बिल आया, हर जगह उनको इक्वालिटी मिली और उनको विशेष अधिकार मिले हिंदू कोड बिल के तहत। तो शिक्षा में तो देखिए अब इजाफा हुआ है, गांव-गांव में बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच आज भी है कि थोड़ा पढ़ा लो, 5वीं तक 6वीं तक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12th तक पढ़ाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भी जो कॉलेज है वो शहर में है, गांव से बाहर निकल कर है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बेटियों की सुरक्षा का खतरा रहता है। आप गांव का माहौल अभी वो लोग डरते हैं क्योंकि लगातार बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है सरकार के द्वारा। भी जो है जो गलत लोग हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है, उनको संसद में भेजा जा रहा है, वो लीडरशिप कर रहे हैं। तो इस बात से कहीं ना कहीं डर तो महसूस होता है पेरेंट्स को, इसलिए बाहर जाने से वो लोग रोकते हैं। लेकिन फिर भी अब जैसे हम लोगों ने समझाना शुरू किया है, शिक्षित लोग उन तक जाते हैं, हिम्मत देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बेटियों को बाहर निकालिए। ये पितृसत्तात्मक सोच है कि जो भी बेटी बस रोटी बनाएगी, खाना बनाएगी, बच्चे पैदा करेगी और इसका जीवन यहीं तक सीमित है, रसोई तक सीमित ना करें। इनको आगे लाइए, इनसे देश का विकास होगा। राष्ट्र निर्माण अच्छा अगर करना है तो महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। तो महिलाओं की शिक्षा में इजाफा आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये इजाफा ये, आप एक लड़की हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, यहाँ आपकी कैमरा पर्सन लड़की हैं, तो हम सब महिलाएं यहाँ बैठी हैं। उधर एक नीलम जी बैठी हैं, जितने यहाँ पुरुष बैठे हैं मुझे लगता है कि उसकी बराबर की संख्या में महिलाएं बैठी हैं। तो ये इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं महिलाएं अब आगे बढ़ रही हैं।
मैम जहाँ जैसे आप जाती हैं वहाँ पे बताती होंगी, जैसे कि जिन महिलाओं के बीच में जाती हैं, जिन लड़कियों के बीच में जाती हैं, गांव और बहुत सारी जगह जाती हैं, गांव शहर में, तो उन्हें ये नहीं पता है कि हम मतलब जो आज शिक्षा ले रहे हैं, महिलाएं जो शिक्षा ले रही हैं वो किसके कारण। उन्हें तो सिर्फ ये बताया जाता है, स्कूलों में जब हम पढ़ते थे हमारे समय में भी बताया जाता था कि वो सरस्वती होती हैं, उनकी वजह से वो दिव्या की वो देवी है, तो उनकी वजह से हम शिक्षा ले पा रहे हैं। तो जब जाती हैं तो उन्हें क्या पहले से पता होता है, या आप बताती हैं तो वो चौंक नहीं जाते हैं कि शिक्षा की सावित्रीबाई फुले ने जो है कि पहला स्कूल खोला था 1848 में, तो क्या बताएंगे इस बारे में? आपने बहुत ही उम्दा सवाल किया है जो अभी तक कम ही लोग कर पाते हैं। रियल में आपने जो बात कही है कि शिक्षा की देवी सरस्वती बताया गया है, वो अब तक भ्रम फैलाया गया है। शिक्षा की देवी यदि कोई है तो वो माता सावित्रीबाई फुले है, जिसने शिक्षा की वजह से अपने ऊपर इतने अपमान सहे, जिन्होंने शिक्षा की वजह से सामाजिक बहिष्कार भी सहा, पारिवारिक बहिष्कार सहा, घर तक उनको घर से निकाल दिया गया। और इतनी कम उम्र में उन्होंने पढ़ लिख करके जब शिक्षा के लिए घर से बाहर कदम निकाला तो लोगों ने पत्थर फेंके, गोबर फेंका। जिन महिलाओं को वो खुद पढ़ाने जाती थी, वो खुद महिलाएं उस समय पितृसत्तात्मक सोच की इतनी काबू में थी, इतनी प्रभाव में थी कि वो खुद कहती थी कि आई चली आई यहाँ से, इतनी देर में तो हमारी बेटियां गोबर थापेंगी, कपड़े धोएंगी, घर का काम करेंगी, और आती है सावित्री फालतू, इसके तो पति ने छोड़ दिया खाली घूमने के लिए, और हमारी बेटियों को हमारा टाइम खराब करने चली आती है। तो सावित्रीबाई फुले ने त्याग किया है, तब शिक्षा महिलाओं तक पहुँची है, तब आज देश के अंदर प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की पढ़ रही है, क्योंकि ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। और उनसे पहले उनके पति ज्योतिबा फुले का ये आइडिया था कि महिलाओं में शिक्षा बहुत ज़रूरी है जानी, क्योंकि ये गुलाम माँ गुलाम बच्चे को जन्म देती है और आज़ाद माँ आज़ाद बच्चे को जन्म देती है। तो वैचारिक क्रांति यदि लानी थी तो महिलाओं के बिना वो संभव नहीं थी, और वो शिक्षा से ही पॉसिबल थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। लेकिन सरस्वती का आज तक बताइए कोई योगदान है तो मुझे बताइए कि उन्होंने क्या किया, वो कब पैदा हुई, कब उनका निधन हुआ, कौन उनके माता पिता हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है। जो एक कल्पना से एक मूर्ति अच्छी सी बना दी, बच्चों को भ्रम में डाला, लेकिन फिर भी सच तो सच होता है, ज़मीन फाड़ के बाहर निकलता है। आज लोग जान रहे हैं, हम बताते हैं लोगों को तो चौंकते जरूर है, लेकिन उन्हें बड़ा हर्ष, बड़ा गर्व होता है कि हमारे देश की वो महिला थी, और उन्हें इतना संघर्ष सहकर, इतना संघर्ष करके, इतना लोगों की प्रताड़ना सहकर भी शिक्षा का जो विजन था, जो शिक्षा का आइडिया था, वो छोड़ा नहीं। जी जी। और इनके साथ माता सावित्रीबाई फुले की सहायिका जो थी फातिमा शेख, आप उनके बारे में भी कुछ बताइए, दर्शक जानेंगे तो अच्छा लगेगा। फातिमा शेख वो महिला थी जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के टूटते हुए हौसले को हिम्मत दी और वजन दिया। कहा कि आपको लोग, जब उनको सामाजिक बहिष्कार हो गया तो फातिमा शेख ने कहा कि आपको मैं अपना घर दूंगी, अपना कमरा दूंगी पाठशाला खोलने के लिए। और उन्होंने वहाँ पर पाठशाला खोली, और जब महिलाएं बच्चियाँ पढ़ने नहीं आई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा, मैं पढ़ूंगी, आप पढ़ाएंगी। और पहली उनकी जो स्टूडेंट थी वो बनी, और उसके बाद उन्हें जो है क्लास टीचर भी बनाया गया। तो फातिमा शेख वो महिला हैं जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के टूटे हौसले को मजबूती दी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पाठशाला के लिए लोगों ने जब बहिष्कार कर दिया, समाज ने, परिवार ने, तो उनको घर दिया। उन्होंने इतना ज़्यादा संघर्ष करके आगे बढ़ी और यहाँ तक आज हम उनकी वजह से पढ़ पा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो आप मतलब कैसे, कई सालों से हम जानने लगे हैं सावित्रीबाई फुले को, पहले तो हम लोग नाम निशान तक उनका नहीं जानते, तो ये कैसे मतलब हो पाया कि यहाँ तक सावित्रीबाई फुले का नाम आ पाया? 200 साल पहले कभी नहीं, मतलब जो इतिहास में दबा दी गई थी, है ना, तो कैसे ये उछल के आया नाम, और कैसे पॉसिबल हो पाया कि हम आज सावित्रीबाई फुले को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि उनकी वजह से आज हमें शिक्षा मिल रही है? देखिए, ये तो सामाजिक कार्यकर्ताओं की देन है। पूरे देश भर में जगह जगह लोग काम कर रहे हैं, और ये कोई एक आदमी नहीं है, कोई मैं निर्देश अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों के बीच में विचारधारा पहुँचा रहे हैं, है ना। ये उन सबका योगदान है, उन सबकी मेहनत है कि आज लोग जान रहे हैं। जो केवल सरस्वती को समझते थे, आज कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है कि इसने कोई त्याग नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में। और आज जब सावित्रीबाई फुले का नाम जा रहा है तो उनके बारे में लोग पढ़ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि उन्होंने और क्या क्या त्याग किए। और रही बात उनके जानने की, आज नहीं तो कल वो जानते, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो सच है वो आज नहीं तो कल सामने आएगा लोगों के, और लोग चौंक भले रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत तेज़ी से लोग इसको जान रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए से लोगों को जान रहे हैं। जब सोशल मीडिया में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उनके अंदर रुचि आती है, उनके अंदर जिज्ञासा उठती है कि हम और जाने के लिए वो लोग किताबें खरीद रहे हैं, साहित्य जा रहा है। हमारे लेखक जो लिख करके लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लेखकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो लोग लिखते हैं, क्योंकि साहित्य के जरिए ही लोग पढ़कर उसको समझते हैं, इतिहास को।
हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई, इतिहास को दबाया गया। जब जब दलित बहुजन महिलाओं का या उनके महापुरुषों के बारे में लिखने की बात आई तो भारत के इतिहासकारों की, कलमकारों की जो स्याही थी वो सूख गई। उन्होंने लिखना उचित नहीं समझा क्योंकि उनकी कलम भी उनके नाम को लिखना अछूत मानती थी। तो ये भारत का इतिहास रहा है, हम ही नहीं सब जानते हैं कि जब जब दलित बहुजन महिलाओं की बात आई है, बहुजन महापुरुषों की बात आई है तो उनके इतिहास को, उनकी कुर्बानियों को दबाया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इंटरनेट का ज़माना है, लोग शिक्षित हुए हैं, लोगों ने खोद डाला, खुनेच डाला और उखाड़ डाला। आज जो है पूरी तरीके से लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो आपको सुन रहे हैं हमारे दर्शक, महिलाएं खासकर, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगी महिलाओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और स्कूली और विश्वविद्यालयों से केवल शिक्षा लेकर के खुद को शिक्षित मानने वाली महिलाएं जो हैं वो एक बार सावित्रीबाई फूले और बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर पढ़ें, विशेषकर हिंदू कोड बिल पढ़ें, क्योंकि उनको जो विशेष अधिकार मिले हैं आज उनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मिले हैं और वो इसकी रेस्पेक्ट करने लगेंगी। समाज के प्रति दर्द भी उनके अंदर आएगा, समाज के प्रति जिम्मेदारी भी उनमें आएगी और जब वो जिम्मेदारी को समझेंगी तो मुझे लगता है कि समाज के बीच में जो अभी काम धीरे धीरे चल रहा है वो बहुत तेज़ी से होगा। तो महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें, सावित्रीबाई फूले को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है महिलाओं को पढ़ें, जिन क्रांतिकारी महिलाओं ने देश में और दुनिया में अपने काम का, अपने जौहर का डंका बजाया है, उनको समझें और वो भी देश के अंदर अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए आगे आए। हम लोग आ सकते हैं, आप आ सकती हैं, वो भी आ सकते हैं। मैं चलते चलते हमारे दर्शकों को, किसान आंदोलन में आप आई हैं तो किसानों के प्रति जो 3 बिल आए हैं उन पर क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, जो किसान आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन भले किसानों ने शुरू किया है, किसान इसको पहले समझ गए, लेकिन इस आंदोलन में मजदूर को, महिलाओं को, विशेषकर इस देश के उस कमज़ोर वर्ग को आना चाहिए जो कि राशन का जो वेयर हाउस हैं, FCI हैं, इस गल्ला गोदाम से उसको जो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करता है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, उसके घर राशन पहुंचता है, वो भूखा नहीं रहता है, इसकी वजह से उसकी पेट की भूख मिट जाती है। जब वेयर हाउस और FCI बंद हो जाएंगे, जब टाटा, अडानी, अंबानी के पास सारा आटा पहुंच जाएगा, राशन पहुंच जाएगा, उनके गोडाउन में जब स्टोर हो जाएगा, वो अपनी मर्जी से बेचेंगे, वो अपने मनमाने दाम पर बेचेंगे और आम नागरिक उसको खरीद नहीं पाएगा। जब खरीद नहीं पाएगा तो उसको तकलीफ होगी। वो जो आटा आज 25 रुपये किलो मिल रहा है वही उसको 200 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। जिस तरह से जियो का सिम इन्होंने पहले फ्री में बांट दिया, उसके बाद जियो के बाद से पहले जो है आउटगोइंग कॉल फ्री होती थी, अगर हमने बैलेंस नहीं भी करवाया तो हमारे पास कॉल आती रहती थी। लेकिन जब से जियो आया है अब आउटगोइंग कॉल भी बंद हो गई, इनकमिंग कॉल बंद हो गई है। आउटगोइंग कॉल अगर आपने बैलेंस नहीं कराया तो आपकी इनकमिंग कॉल बंद हो गई। तो वो भी फिर सारे प्राइवेट जितने भी कंपनियां उन्होंने कर दी। तो इसी तरह से ये लोग जैसे ये डाटे को कंट्रोल करते हैं वैसे ये आटा को कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये आटा जो है सभी देश के सभी नागरिकों की ज़रूरत है, किसी एक आदमी की नहीं है, किसी किसान की नहीं है, किसी निर्देश की नहीं है, किसी देव कुमार की नहीं है, शशि भूषण जी की नहीं है, क्रांति जी की नहीं है। यहाँ सभी लोग आटे से जिंदा है, चावल से जिंदा है। तो ये सभी की लड़ाई है, यहाँ पर सब लोग आएँ और इस लड़ाई को मजबूत करें। ये एक अच्छा मौका है देश के नागरिकों के पास दमनकारी सत्ता से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का, कि सारे लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि दोबारा इतना बड़ा आंदोलन कब खड़ा होगा ये हम और आप नहीं जान सकते।